हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी इंटर में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 4 नंबर वीडियो है। ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 3 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप इस 3 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह 3 वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो है 60 क्वेश्चन तक देखे थे, तो आज जो है आपका वीडियो जो है 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखने का कोशिश कीजिएगा। आज का जो आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है वह लौह अयस्क नहीं है, यह आपको बताना है। तो 61 का ए ऑप्शन जो है आपका सही होगा, एंथ्रासाइट। आप याद रखेंगे कि एंथ्रासाइट जो है वह लौह अयस्क नहीं है। बाकी का जो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन दिख रहा है, हेमाटाइट, ठीक है, लिमोनाइट और ये मैग्नेटाइट होगा। ये 3 ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल ही जो है यह लौह अयस्क है, बट एंथ्रासाइट जो है वह लौह अयस्क नहीं है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 62 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है। अधिवास डेट मीन्स आप सीधे समझ लीजिए निवास, ठीक है। जो लोग रहते हैं जिस स्थिति में, जिस जगहों पे, उसको अधिवास कहते हैं। और इसका जो लघुत्तम मतलब सबसे छोटा इकाई क्या है, यह आपको बताना है। तो 62 का जो ए ऑप्शन है आपका सही होगा, कस्बा। कस्बा के बारे में आपको बता दें कि जो गांव है, ग्राम मतलब गांव, ये गांव जो है वो कस्बा से बड़ा क्षेत्र होता है। क्योंकि आपको बता दें कि एक गांव के अंदर कितने जो है कस्बे होते हैं, छोटे छोटे कस्बे बसे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई यह गांव है और इस गांव में भी क्या होता है, एक बस्ती यहाँ पे बसी है, एक बस्ती यहाँ पे बसी है, अलग अलग हो सकती है। तो ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, कस्बा कहलाएंगे। कस्बा के नाम से क्या करे जाएंगे, जाने जाएंगे। तो यहाँ पर आपका कस्बा जो है वो लघुत्तम इकाई है, किसका, तो अधिवास का। यह आप याद रखेंगे। अगर अभी तक आप इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी वह महत्वपूर्ण है। 63 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। पुरुष प्रवास क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। भारत में जो है पुरुष प्रवास मीन्स होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है, और वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहना, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो पुरुष जो है, भारत के पुरुष जो हैं वो प्रवास क्यों कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण आपको बताना है, ठीक है। तो विवाह के कारण तो ऐसा नहीं होता है, शिक्षा के कारण है, बट यह प्रमुख कारण नहीं है। सबसे प्रमुख कारण जो है वो आप याद रखिएगा, काम एवं रोजगार। भारत के जो पुरुष वर्ग हैं वो प्रवास कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, वो वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रह रहे हैं। उसका सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो क्या है, काम और रोजगार। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत के सभी क्षेत्रों में काम उपलब्ध नहीं है और काम रोजगार उपलब्ध नहीं है। तो भारत के जो पुरुष हैं वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, यहाँ तक कि तो हमारे बहुत सारे भारतीय जो है वो विदेश भी जाते हैं, विदेश भी काम और रोजगार के लिए जाते हैं। तो काम और रोजगार यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है, तो काम और रोजगार आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका 64 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य का मानव विकास सूचकांक में जो उसका जो कोटि है वो सबसे अच्छा है, डेट मीन्स वो मानव विकास सूचकांक में सबसे अच्छा स्तर पर होगा। तो सही जो आंसर होगा वो ए होगा, केरल। केरल जो है मानव विकास सूचकांक में भारत के राज्यों में सबसे अच्छे लेवल पर है। अब आपको बता दें कि भाई मानव विकास सूचकांक जो है वो किस स्तर, कैसे ये जारी किया जाता है, या फिर ये किसको ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है, और उसमें किसको अच्छा और किसको ऊपर और किसको नीचे रखा जाता है। तो देखिए मानव विकास सूचकांक जो है ये मानव के विकास के स्थिति को देखते हुए दिखाया जाता है, और सबसे इसमें 2-3 पॉइंट पे ध्यान दिया जाता है। पहला जो है वो शिक्षा दिया जाता है, ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है, दूसरा स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है, और तीसरा आर्थिक स्थिति को भी देखा जाता है। तो जिस क्षेत्र के मानव का शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति क्या होगा, ठीक होगा,
वो जो क्षेत्र है वो मानव विकास सूचकांक में अच्छे माने जाते हैं और उसको सबसे ऊपर रखा जाता है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि केरल जो है राज्य आपका, यहाँ पे 99% जो लोग हैं वो शिक्षित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो साक्षर हैं 99% लोग, तो शिक्षा में तो आगे है, शिक्षा में जो आगे होगा स्वास्थ्य में आगे होगा ही, और वो जो है जो इकोनॉमिक स्थिति है उसमें भी क्या होगा, आगे होगा। तो केरल आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ लिया जाता है कि मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है, तो याद रखिएगा UNDP। ठीक है, UNDP नाम की एक संस्था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आप याद रखिएगा। UNDP नाम की एक संस्था है जो मानव विकास सूचकांक जारी करते पूरे विश्व के अंदर। ठीक है, इतना सारा बात हम एक क्वेश्चन के अंदर जब सीखते हैं तो आपको अभी मज़ा आना चाहिए, और मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। सबसे अधिक प्रदूषित नदी, तो आपको बता दें कि सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यमुना नदी जो है वो सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। और इसके प्रदूषण का कारण भी है, क्योंकि यमुना नदी के किनारे ही आपका दिल्ली जैसे आपका बड़ा शहर है, आगरा का आप सभी नाम जानते होंगे। आगरा जो है वो भी यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। तो जब इतना बड़ा बड़ा शहर जिस नदी के किनारे होगा, तो आप समझ सकते हैं कि इस शहर का जो कचरा है वो सभी आज नदी में ही डाला जाता है किसी न किसी तरह से। तो इसीलिए यमुना नदी जो है वो भारत की सबसे जो है प्रदूषित, मतलब सबसे गंदी नदी है। और यही कारण है कि यमुना नदी को जो है जैविक मरुस्थलीय नदी कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन कितना बार यहाँ से ये पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी को जैविक मरुस्थलीय नदी कहा जाता है। तो याद रखिएगा यमुना नदी को जैविक मरुस्थलीय नदी कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे प्रदूषित है। ठीक है, सबसे प्रदूषित नदी है भारत के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है, तो आपको बता दें कि यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है सही होगा, गंगा डेल्टा। कौन सा डेल्टा, गंगा डेल्टा। आप याद रखेंगे गंगा डेल्टा में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। और याद रखिएगा कि बिहार और बंगाल मिल करके देश का 80% जूट का उत्पादन करती है। किसका, तो जूट का उत्पादन करती हैं, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, और जब यहाँ पर गंगा डेल्टा का बात आ रहा है, तो डेल्टा जो शब्द है इसके बारे में आपको बता दें कि जब नदियाँ, ठीक है, नदियाँ क्या होती है, बहते हुए समुद्र में मिलती हैं, तो आपको पता होगा कि जो भी नदी है अपने साथ बहुत सारा मिट्टी, गाद, इसके बाद जो कचरा है वो भी लेके आती है। तो समुद्र में मिलने से पहले वो मिट्टी को, कचरे को इकट्ठा कर देती है। ठीक है, और वहाँ पर एक ज़मीन सा बनता है और उसको हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। तो याद रखिएगा सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, आप याद रखेंगे। और कहाँ है, तो भारत में है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बनता है, और बंगाल राज्य में है, याद रखिएगा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा जो है वो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर जो है जो आपका जो बंगाल का क्षेत्र है, बंगाल का खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी जो है वो सुंदरबन डेल्टा उसी में है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में आप सभी को पता होना चाहिए कि जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी मिलने से पहले क्या होती है, एक समुद्र में गिरने से पहले मिलती है, और वहाँ पर जो है सुंदरबन डेल्टा का जो है निर्माण करती है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, आप याद रख सकते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि रबी की फसल पैदा होती हैं, रबी की फसल जो है पैदा होती हैं कब, तो 67 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ए होगा। 67 का ये मतलब शीत ऋतु में रबी की फसल, जैसे आपका गेहूं है, गेहूं से संबंधित उस टाइम में जो भी आपके फसल होते हैं वो सभी रबी फसल होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका 68 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा का, तो सौर ऊर्जा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं, जो 69 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित
नहीं हैं, और यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा जो शहर है वो नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पटना आप सभी जानते हैं गंगा नदी के किनारे है, आगरा अभी हमने आपको बताया यमुना नदी के किनारे हैं, कोलकाता हुगली नदी के किनारे हैं, भोपाल याद रखिएगा कि भोपाल किसी भी नदी के किनारे नहीं है, तो भोपाल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, भोपाल किसी भी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरौरा, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। तो 70 का जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका बी होगा, डेट मीन्स उत्तर प्रदेश, आप बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका 71 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा रहा है कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो है 71 का डी ऑप्शन सही होगा। आप देख सकते हैं कि ग्रेट लेक्स सेंट है ना, लॉरेंस जलमार्ग यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। तो 72 का जो सही आंसर होगा बी होगा, आप याद रखिएगा कोको, ठीक है, जो आपको कॉफ़ी कलर का दिख रहा होगा चॉकलेट के अंदर वो क्या है, तो कोको है, ठीक है, कोको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, पूछ रही है कि किस भारत को, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, आप ये समझेंगे कि किस वर्ष, ठीक है, यहाँ पर आप वर्ष समझेंगे कि इसके बीच में क्या है, वर्ष है, ये आप पढ़ेंगे कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हुई, ठीक है, भारत को इंटरनेट की सुविधा किस वर्ष मिली। तो 73 का जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका बी होगा, डेट मीन्स आप देख सकते हैं कि 1998 में भारत को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। नेक्स्ट जो आपका 74 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। तो 74 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, 74 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। विजयनगर, अगर जो स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ते होंगे वो बताएंगे कि विजयनगर जो साम्राज्य था उस टाइम पर, ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी ये आप बताएंगे, ठीक है। वैसे आपको बता दें कि हिस्ट्री का भी सारा क्लास इस पर चल रहा है, तो प्ले लिस्ट में आप लोग जा कर के देख सकते हैं, बहुत जल्द जो है यहाँ पर आपका हिस्ट्री का भी जो है वीडियो बहुत जल्द आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं, दुर्ग लौह अयस्क, दुर्गा नहीं आप पढ़ेंगे, दुर्गा नहीं पढ़ेंगे, दुर्गा अलग चीज़ें हैं, दुर्ग पढ़ेंगे, ठीक है, दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कहाँ है ये आपको बताना है। तो 75 का डी ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ आप याद रखेंगे, कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 76 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है, भारत में कुल जनसंख्या जितने भी है उसका कितना प्रतिशत जो है वो उत्तरी मैदान में बसता है। तो आपको बता दें कि 40% आपका सही आंसर होगा, क्योंकि भारत का कुल जनसंख्या का 40% जो लोग हैं वो भारत के उत्तरी मैदान में निवास करते हैं। तो ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है, आप याद रखिएगा कि देखिए ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंटिंग है, लेकिन यह ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन के आधार पर बना दिया गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया, क्लियरली आप समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की कुल जनसंख्या का, ठीक है, जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग, ठीक है, कितना प्रतिशत जो है उत्तरी मैदान में बसता है, तो 40%। भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में है, तो 40%। अगर यह पूछा जाए कि भारत के कुल क्षेत्रफल का, यहाँ अगर क्षेत्रफल आ जाए, भारत ये क्षेत्रफल आ जाए, जनसंख्या की जगह पे क्षेत्रफल आ जाए कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है उत्तरी मैदान में है, उत्तरी मैदान में शामिल है, तब यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, 1/3। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1/3 जो क्षेत्रफल है वह उत्तरी मैदान में आता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको दूर हो गई होगी। नेक्स्ट जो आपका 77 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि मसाई क्या है। तो 77 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, मसाई एक जनजाति है, या आप याद रखेंगे मसाई क्या है, जनजाति है, ठीक है। इसके बाद जो 78 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की, है ना, बस्तियां, आप याद रखेंगे किस प्रकार की बस्तियां जो है वो सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं। किस प्रकार की जो बस्ती है वो या तो सड़क या नदी या नहर के किनारे होती है। तो आपको सभी को पता होगा कि सड़क कभी भी होती है रेखीय होती है,
उसके बाद नदी भी रेखीय होती है, ठीक है, नहर भी रेखीय होती है, एक रेखा के समान होती है, तो उसके किनारे जो बस्तियाँ बसेगी वो रेखीय होगी, एक रेखा में बसेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ये ऑप्शन से होगा रेखीय बस्ती उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है, मतलब कौन ऐसा कारक है जिसके कारण जनसंख्या में परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो देखिए, प्रवास के कारण जनसंख्या में परिवर्तन आता है। अगर भारत के कुछ लोग या फिर समझ लीजिए कि भारत के किसी भी राज्य का अगर 20,000 व्यक्ति दूसरे राज्य चले जाते हैं तो क्या होगा, 20,000 जनसंख्या जिस राज्य से गया उस राज्य का कम हो जाएगा और जिस राज्य में गया वहाँ पर बढ़ जाएगा। तो प्रवास से क्या हो रहा है, तो जनसंख्या में परिवर्तन आ रहा है। जन्म से होगा ही, मृत्यु से भी परिवर्तन होगा, लेकिन आवास मतलब आप एक जगह पे स्टैटिक रहते हैं, निवास कर रहे हैं, तो उससे जनसंख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो आवास यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन प्राचीन नगर हैं। तो आप सभी को पता होगा कि लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होता है। तो यहाँ जो 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राचीन नगर है, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है कि भोपाल होगा, गंगानगर होगा, या फिर पटना, या फिर जमशेदपुर। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल ऐप काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ पर आपको सारा PDF, ये भी PDF आपको वहाँ पर ही मिल जाएगा। तो जो लोग डाउनलोड नहीं किए डाउनलोड कर लीजिए, जो लोग डाउनलोड करके रखे हैं तो वो लोग जो है टाइम टू टाइम अपना अपडेट करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।